हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेस खानपुर के अंतर्गत। देखिए मित्रों, भारतीय संविधान का निर्माण और जो संविधान सभा का जो टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया था। और अब हम देखिए भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे विशेषताएं बहुत सारी विशेषताएं हैं, मगर मैंने जो भी आपके सामने पीपीटी है यानी कि जो नोट्स हैं उनमें बहुत सारे फैक्ट्स एक साथ उनमें डाल दिए हैं। आपको बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। संविधान की जो विशेषताएं हैं उनका मीनिंग क्या है उनको हम समझते हुए चलेंगे और फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मित्रों, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अगर बात करते हैं, देखो भारतीय संविधान की विशेषता है। पहली जो विशेषता है वो है निर्मित एवं लिखित तथा विशाल संविधान। निर्मित यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो जनता के द्वारा। किसके द्वारा? जनता के, यानी कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, ठीक है। अब जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे जो प्रांतीय विधानमंडल में चुन करके गए थे। उन प्रतिनिधियों के द्वारा एक संविधान सभा के क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। और संविधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य थे उन सदस्यों के द्वारा, कुछ देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य थे, उन सभी के द्वारा किसका निर्माण किया गया? भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इसलिए इसको क्या कह दिया गया? निर्मित, ठीक है, संविधान। दूसरा है लिखित। देखो संविधान में आपको बता चुका हूं दो प्रकार का होता है, एक तो लिखित और एक को अपन बोलते हैं अलिखित। और अलिखित को ही अपन बोल सकते हैं मित्रों मौखिक। क्या बोल सकते हैं? मौखिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मौखिक, ठीक है। तो लिखित संविधान जो लिखा हुआ है, लिपिबद्ध है। अलिखित जो परंपराओं प्रथाओं के आधार पर चलता है, उसका किसी प्रकार से उसको लिपिबद्ध नहीं किया गया हो, वो अलिखित या मौखिक संविधान। और आपको पता है कि अलिखित मौखिक संविधान का उदाहरण जो आपको देखने को मिलता है वो ब्रिटेन का संविधान, ठीक है। तो ये बात हुई। तो भारत की जो संविधान की पहली विशेषता निर्मित एवं लिखित तथा विशाल संविधान। कहने का मतलब ये है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो भारत का संविधान है। क्योंकि भारत के संविधान में आपको पता है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग, ठीक। वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखें तो 467-68 के आसपास आपको अनुच्छेद देखने को मिलेंगे और अनुसूचियां आपको 12 देखने को मिलेंगी और उसके भाग आपको देखने को मिलेंगे 25। कहने का मतलब अगर हम दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से, दूसरे राष्ट्र से अगर तुलना करें, जैसे हम अमेरिका के संविधान की तुलना करें तो ओनली 10 ही अनुच्छेद है उसके अंतर्गत। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो 147 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें तो 153 अनुच्छेद। अब उनके अपेक्षाकृत अगर भारत का संविधान देखा जाए तो एक बहुत बड़ा संविधान है, क्योंकि अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। और उन्हीं में ही खंड को भी शामिल कर ले तो लगभग 467-68 के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो इसमें थोड़ा सा फैक्ट में हमने कुछ चीजें ऐड की हैं तो वो देख लें। भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं निर्मित संविधान है, जिसमें का निर्माण एक विशेष संविधान सभा, बता चुका हूं मैं आपको। भारत का संविधान ब्रिटेन की तरह क्या है? भारत का संविधान ब्रिटेन की तरह अलिखित या मौखिक संविधान नहीं है, बल्कि कैसा है? लिखित संविधान है। उसके बाद भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग है। समयानुसार संशोधन किया भी जा सकता है। तो संशोधन के परिणाम स्वरूप देखें तो लगभग 400 अनुच्छेद गणना की दृष्टि से, 12 अनुसूचियां और 25 भाग। दूसरी विशेषता देखिए, दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान के अंतर्गत जो विशेषता है वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारत में सबसे ऊपर अगर किसी को स्थान दिया गया है तो किसको दिया गया है? संविधान को। देश की जो शासन व्यवस्था है उसका संचालन भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अनुसार होता है। संविधान के जो नियम हैं, बुनियादी सिद्धांत हैं, उनको आधार मान करके ही हमारी जो राज्य की शासन व्यवस्था उसका संचालन होता है।
कहने का मतलब ये है कि जो भारत का संविधान है वो अपने आप में एक सर्वोच्च कानून है, उससे बढ़कर के किसी प्रकार का कोई कानून भारत के अंतर्गत नहीं है। अगर सरकार भी किसी प्रकार का कानून बनाती है, कोई अधिनियम लाती है, कोई नियम और कानून लागू करती है, तो वो किसे आधार मानकर करेगी? भारतीय संविधान को। ठीक है, तो इसमें देख लें अपन, संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित की गई है। वैसे देखो, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। इसका मतलब यह है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। याद रखो कि संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या है कि देश का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान है। कोई भी कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तीसरी विशेषता हम देखें, देखो मैं एक चीज और बता दूं आपको, भारतीय संविधान में, भारत में देखो वैसे तो कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? संघात्मक। कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? संघात्मक के साथ साथ संसदात्मक। ठीक है, अब भारत क्या है? राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। परंतु याद रखना, अमेरिका में जो संघात्मक व्यवस्था है उसकी तरह भारत का संविधान पूरी संघात्मक संविधान नहीं है, संघात्मक शासन प्रणाली भारत में नहीं अपनाई गई। भारत में के संविधान की अगर बात करें तो यहाँ पर संघात्मकता के साथ साथ एकात्मकता के भी लक्षण हमको दिखाई देते हैं, तो हम उनकी भी चर्चा इसमें करेंगे। अगला जो है विशेषता है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। देखिए, कुछ संविधान ऐसे हैं जिसमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, मगर भारत का जो संविधान है उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनमें हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं, और कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनमें हम थोड़ा, उसमें जैसे विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है संसद के, क्योंकि संशोधन का अधिकार संविधान में किसको दिया है? संसद को दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके की बातें हैं, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। यानी कि कुछ बिंदु इस प्रकार के हैं जिनमें हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं, यानी साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं, मगर कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें आसानी से संशोधन नहीं कर सकते। जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो हम आसानी से नहीं कर सकते, उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, आधे से अधिक राज्यों के बहुमत की भी आवश्यकता होती है। दूसरी बात, अगर जैसे हम बात करें किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो वहाँ पर साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है, या फिर किसी राज्य विधान परिषद का गठन करना है तो संसद साधारण बहुमत से उस प्रकार का कार्य कर सकती है। तो कहने का मतलब कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें आसानी से संशोधन कर सकते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए बात कर लें कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। भारत का संविधान की इसी विशेषता क्या हो गई? कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। देखिए, भारत का संविधान कठोर की जगह एक शब्द जो याद रखना जिसे हम बोलते हैं एनम, ये भी शब्द आ सकता है एनम, और लचीले की जगह याद रखना सूनम। ठीक है, तो एनम या सूनम संविधान का, सूनम का मिश्रण, या फिर आ सकता है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। संविधानों का समन्वित रूप। लचीला संविधान वह होता है जिसमें प्रावधानों को आसानी से सरल प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है, जबकि इसके विपरीत कठोर संविधान से तात्पर्य क्या है? संविधान संशोधन के लिए संशोधन की जटिल प्रक्रिया को अपनाना। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि भारत के संविधान में अधिकांश उपबंधों को संशोधन करने के लिए संसद के सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित सदस्यों, यानी कि सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत की क्या होती है? आवश्यकता। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे भारतीय संसद राज्यों में विधान परिषद का अगर निर्माण करती है तो संसद के कौन से? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कोई भी, या तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें या फिर उच्चतम न्यायालय से संबंधित कोई भी विषय हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 368 के उपबंधों में संशोधन के लिए संसद को विशेष बहुमत के साथ साथ किसकी आवश्यकता होगी? आधे से अधिक राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगली विशेषता देखें, संघात्मक शासन व्यवस्था परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। भारत में देखो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, मगर हमारा संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव लेकर के चलता है। जैसे हम बात करें, केंद्र सरकार को ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय प्रदान किए गए हैं, ज़्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं, जबकि राज्य सरकारों को उससे कम, अपेक्षाकृत कम शक्तियां प्रदान की गई हैं।
सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है हमारे संविधान ने तो किसको बनाया है, केंद्र को बनाया है। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण ये रहे हैं कि भारत अखंड बना रहे, उसमें किसी प्रकार की इस तरीके की विखंडन की प्रक्रिया नहीं आए, ठीक है। इस वजह से इसको यानी कि जो केंद्र है उसको ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा मजबूत बनाया है। हमारी जो संविधान की अनुसूची कौन सी, 7, अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं, जिसमें एक है संघ सूची, ठीक है, एक है राज्य सूची और एक है मित्रों समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची के बीच जो विषय हैं उन पर केवल कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार, ठीक। और राज्य सूची के विषयों पर कौन कानून बना सकता है, राज्य सरकार, ओके। जबकि समवर्ती सूची के विषय ऐसे हैं कि उन पर केंद्र और राज्य दोनों की ही सरकारें क्या बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं। तो यहाँ पर भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये एक तरीके से देखा जाए तो संघात्मक शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें यहाँ पर शक्तियों का विभाजन संविधान में किया गया है। फिर भी संघ सूची की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो 97 विषय संघ सूची में दिए हैं और 66 विषय किसको दिए थे, राज्य सूची को, और यहाँ पर रखे थे 47 विषय। मगर बाद में क्या किया गया, इसके 5 विषय कहाँ डाल दिए गए, समवर्ती सूची में। तो वर्तमान में इसमें 50 हो गए, इसमें लगभग 100 हो गए, ठीक है, और इसमें 61 विषय रह गए। तो अब देखो ज़्यादा विषय किसको, ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास, केंद्र के पास। इसलिए हम कह सकते हैं कि झुकाव किसकी तरफ है, एकात्मकता की तरफ। दूसरी बात, राज्यों में जो राज्यों का प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो राज्यपाल होता है, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो हम देख लें कुछ देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, कौन सा, अनुच्छेद 1 भारत को एकात्मक राज्य यूनियन ऑफ स्टेट घोषित करता है, परंतु भारतीय संविधान संघवाद के मूल्यों को लेकर के चलता है, जिसमें संघात्मक प्रणाली के 3 प्रमुख लक्षणों को अपनाया गया है। लिखित संविधान, देखो भारत का लिखित संविधान है तो ये भी संघात्मकता का लक्षण है। सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है, तो ये भी संघात्मकता की विशेषता है। संविधान में केंद्र व इकाइयों के मध्य यानी कि राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, मैंने अभी बताया 7वीं अनुसूची में, ठीक है, 3 सूचियों के आधार पर केंद्र व राज्यों के मध्य क्या किया गया है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तो ये 3 जो विशेषताएं, एक तो लिखित संविधान, एक सर्वोच्च स्वतंत्र न्यायपालिका और एक राज्य और केंद्रों के मध्य, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये स्पष्टली ये एक तरीके से भारत को संघात्मक शासन का दर्जा देते हैं, संघात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं 5वीं विशेषता, संसदीय व्यवस्था। भारत में देखो संघात्मकता के साथ साथ संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, वो भी अपनाया गया है। कार्यपालिका की, अब देखो संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, जहाँ पर कार्यपालिका के 2 प्रमुख हो। कहने का मतलब कार्यपालिका में हम अगर बात करें कि राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का प्रमुख अलग हो और सरकार का प्रमुख अलग हो। जैसे हम बात कर सकते हैं कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख। हमारे अगर देश की बात करें तो कौन है, राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख की बात करें हम तो कौन है, प्रधानमंत्री। परंतु ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में वहाँ का जो सम्राट है, ठीक, वो वहाँ का संवैधानिक नाम मात्र औपचारिक प्रमुख है और पीएम वास्तविक प्रमुख है। मगर अंतर इतना सा है कि भारत का जो शासन है वो गणराज्य है भारत का, क्योंकि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। कहने का मतलब भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसे भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, जबकि ब्रिटेन का जो राजा है, ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो क्या है, वंशानुगत है। देखिए चलो देखो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। कार्यपालिका के 2 प्रमुख, एक तो नाम मात्र का जिसे हम औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख कह सकते हैं, वो हमारे राष्ट्र में राष्ट्रपति है। वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, चर्चा कर चुके थे पहले एक बार। अब 6ठी विशेषता हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका।
ये जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। एक अगली विशेषता है संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। पहले देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब समझो कि न्यायपालिका को कार्यपालिका या फिर विधायिका के अधीन नहीं रखा गया, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि न्यायपालिका में न्यायाधीश की, यानी कि हमारे जो न्याय करने वाले हैं, अगर उनको किसी के नियंत्रण में रखा जाएगा, उनको बांध के रखा जाएगा, तो आप जानते हो कि वो ठीक ढंग से स्वतंत्र होकर के निर्णय नहीं ले सकते, स्वतंत्र होकर के न्याय नहीं कर सकते, जनता की आवाज़ नहीं बन सकते। इसलिए भारतीय संविधान में सीधा सीधा हमने स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधान को उठाया, यानी कि उसे विधायिका से और कार्यपालिका के नियंत्रण से परे रखा। ठीक है, ये समझ लिया आपने। अगला है संसदीय प्रभुता, यानी वह न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखो, ना तो हमारे यहाँ पर संसद की ही मनमानी चलती है, ठीक है, ना ही पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय की मनमानी चलती है। दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों में समन्वय होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को का सम्मान करते हुए शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज थी। आगे देखो, प्रभुत्व संपन्न राज्य। हाँ, भारत अपने आप में क्या है? प्रभुत्व संपन्न राज्य है, क्योंकि भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है। 9वीं विशेषता है लोकतांत्रिक गणराज्य। हाँ, भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था को अपनाया गया है। लोकतंत्रात्मक, यानी कि जनता का शासन है। जनता समय समय पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि अपने एक शासक को चुन करके अपने जो जनता है उस पर क्या करेंगे? शासन करेंगे। दूसरी बात, गणराज्य की अगर हम बात करें तो हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो राष्ट्र का प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हैं, उसका जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जनता सीधे तौर पर न चुन करके अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्राध्यक्ष का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। इसलिए भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। भारतीय गणराज्य क्योंकि यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी या राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होकर कैसा है? भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जबकि भारत को लोकतांत्रिक राष्ट्र इसलिए माना जाता है क्योंकि शासन का संचालन करने वाली कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों मानी जाएगी? क्योंकि जो शासन करने वाली कार्यपालिका है यानी मंत्रिपरिषद है, उसके सदस्यों का निर्वाचन भी कौन करता है? जनता करती है। और राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से कौन करती है? जनता करती है। इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अगला है समाजवादी। अगली विशेषता क्या है? समाजवादी राज्य। तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी राज्य। इसका मतलब ये था कि किसी भी प्रकार से समाज में रहने वाले कोई भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय से बिलोंग करने वाले व्यक्ति, उनके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव उनके साथ ना हो। वंचित वर्ग हैं या वंचित समूह हैं, ठीक है, उनके ऊपर सरकार ध्यान दे, उनके कल्याण की बात करें। तो मूल संविधान में समाजवाद शब्द नहीं था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। हम प्रस्तावना में पढ़ चुके हैं, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। आगे देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब भी हम प्रस्तावना में ही पढ़ चुके थे। कहने का मतलब राज्य का कोई क्या नहीं है? राज्य का कोई धर्म नहीं है। कोई विशेष धर्म को राज्य क्या नहीं देता? दर्जा नहीं देता। विशेष धर्म नहीं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ठीक। दूसरी बात, धर्म के आधार पर राज्य किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये सारी बातें किसमें आती हैं? पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत आती है। अगला है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब देखो, वैसे अगर देखा जाए तो संघात्मक शासन की अगर बात करते हैं, अमेरिका के संविधान की बात करते हैं, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। यानी कि प्रत्येक नागरिक अपने संपूर्ण राष्ट्र का नागरिक तो होता ही है, मगर उनके अंदर जो प्रांत होते हैं उनकी भी नागरिकता उनको मिली होती है। परंतु भारत देश में कुछ एकात्मकता के लक्षणों को भी देखा गया है। भारत के संविधान में कुछ एकात्मकता के लक्षण भी देखने को मिलते हैं।
भारत देश में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। यानी कि ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये कहाँ से लिया है, ये कहाँ से लिया है, ये लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया है, सॉरी ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का मतलब हम केवल और केवल भारत के ही नागरिक हैं, न कि किसी राज्य के। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें अलग से राजस्थान की या फिर एमपी की या यूपी की नागरिकता प्राप्त हो, केवल हमें भारत राष्ट्र राज्य की नागरिकता प्राप्त है, उसे कहा जाता है एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान में पद्धति ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए एकल नागरिकता स्तर भारत में किसी भी स्थान पर रहने वाले व्यक्ति केवल भारत का ही नागरिक माना जाता है, उसकी पहचान राज्य के आधार पर नहीं होती। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को प्रावधान कहाँ से लिया है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार क्या है, ऐसे अधिकार जो मानव के लिए जरूरी है और जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है, वो क्या है, मौलिक अधिकार हैं। तो मूल अधिकार, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7। वर्तमान में कितने हैं, 6। आपको पता है जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, मगर वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि आपको पता है 44वां संवैधानिक संशोधन 78-79 में किया गया। ठीक, इस 44वें संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो आपको पता है, मौलिक अधिकार वो क्या बना दिया गया, वो बना दिया गया कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 के तहत। तो ये याद रख लेना, 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया गया, 7 से वो 6 रह गए। यानी संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 300A के तहत, यानी कि 300 के तहत उसे कानूनी अधिकार की संज्ञा दी गई। देख लीजिए, 44 संविधान सन 78-79 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के कानूनी अधिकार घोषित किया गया। अगली विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से लिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्यादातर आरपीएससी इस प्रश्न को बार बार रिपीट करती है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। देखो, नीति निर्देशक, नीति से मतलब है नियम कानूनों से, निर्देशक का मतलब है जो कि निर्देशन की भूमिका में काम आते हैं। यानी कि सरकार जब भी कोई नियम और कानून बनाती है तो उनके दिशा निर्देशों के रूप में हम किसको देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को। नीति निर्देशक तत्व एक तरीके से राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जनता के कल्याण में कुछ राज्य को करने के लिए ऑप्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए संविधान के भाग 4 में, तो नीति निर्देशक तत्वों का आपको पता ही है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, उल्लेख है। इनका मूल उद्देश्य राज्य को जन कल्याणकारी बनाना है। क्या बनाना है, मूल उद्देश्य है जन कल्याणकारी बनाना, और सरकार को कानून बनाने में निर्देशन की भूमिका निभाना। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 संविधान का भाग 4 है, और उनका जो मूल उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा राज्य को जन कल्याणकारी बनाना और सरकार को कानून बनाने में निर्देशन की भूमिका निभाना। देखो, अनुच्छेद 37 क्या कहता है, अनुच्छेद 37 ये कहता है कि भाई जो नीति निर्देशक तत्व है वो बाध्य योग्य नहीं है, अर्थात कोई भी न्यायालय में इन्हें बाध्यकारी रूप से लागू नहीं करवा सकते। कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्वों को अगर लागू नहीं भी होते हैं तो कोई व्यक्ति उनके खिलाफ न्यायालय में दावा नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार के पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके आधार पर ही उनको सरकार लागू करने का प्रयास करेगी। अगला है आपके विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो बड़ी बात नहीं है इसमें। भारत में संघात्मक शासन की विशेषताएं, अब हम कुछ संघात्मक शासन की विशेषताएं देखते हैं और फिर एकात्मक की देखेंगे। लेकिन संविधान ये देख लिया अपने, लचीलेपन का मिश्रण, केंद्र व राज्य के शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये देख ही लिया। मैंने आपको ये बता दिया आपको कि संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियों के आधार पर देखो विभाजन किया गया। संघ सूची में मूल संविधान 97 विषय, वर्तमान में लगभग 100, राज्य सूची में 66, वर्तमान में 61, संवर्ती सूची में 47, वर्तमान में 52, क्योंकि इसके राज्य सूची के 5 विषय इसमें आ गए। राज्य सूची के 5 विषय देखो कौन कौन से हैं, वो है याद रख लेना। राज्य सूची के 5 विषय शिक्षा,
वन व वन्यजीव, नापतोल, परिवार नियोजन और न्यायिक व्यवस्था। ये जो 5 विषय हैं, शिक्षा है, परिवार नियोजन है, नापतोल है, न्यायिक व्यवस्था है, वन व वन्यजीव है, ये 5 जो विषय थे वो राज्य सूची से निकालकर किस में डाल दिए गए, समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो अब वर्तमान में हम देखें तो राज्य सूची में कितने में से रह गए 61 और समवर्ती सूची में कितने हो गए 52। और मूल रूप से अगर संघ सूची की बात करें तो 97। संविधान की सर्वोच्चता देख लिया। दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब समझते हो कि भारत सरकार और राज्य सरकार यानी कि राज्यों में एक तो संपूर्ण भारत की जो शासन व्यवस्था है उसे हम बोलेंगे केंद्र सरकार, और एक प्रांतों की जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, उन्हें अपन नॉर्मली में बोलते हैं राज्य सरकार। तो दोहरी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाओं का उल्लेख है। अब आप जानते हैं 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 14 भाषाएं, मगर अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22। तो किस किस संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया, तो हम देख लें। देखो 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया और इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा। फिर 71वां संविधान संशोधन ये किया गया 1992 में, इसमें जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर किया गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये मणिपुरी गलत है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, ये भाषाएं जोड़ी गई। तो देखिए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14, मगर 21वां संविधान संशोधन 1967 में केवल कौन सी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में। फिर आपके 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में और इसके तहत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन सा संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसके तहत बोडो, ठीक है, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 3-4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। आगे हम चलते हैं, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं की बात करते हैं। मैंने बताया था कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। देख लिए, केंद्र सरकार के परामर्श पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं, संविधान का झुकाव एकात्मकता की ओर है। कहने का मतलब ज्यादा शक्तियां किसको प्राप्त हैं, केंद्र सरकार को प्राप्त हैं। जबकि संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी बराबर की शक्तियां प्राप्त होती है, मगर भारत में ऐसा नहीं है, ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ। दूसरा है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना, तो आपको बता दो, देखो अनुच्छेद 249, ये भारत की संविधान के जो अनुच्छेद 249 है, इसके तहत अगर कोई राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, केंद्र सरकार को मिल जाता है। देख लीजिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने सदस्यों की कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से घोषित कर दे कि कोई विषय राज्य सूची का है और इसमें राष्ट्रीय महत्व का कोई प्रश्न दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का क्या मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। फिर नए राज्यों के निर्माण में सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास, बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई नए राज्य का निर्माण करना है, नए राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, कोई क्षेत्र किसी दूसरे राज्य को देना है, तो ये सारे अधिकार किसको मिले हुए हैं, संसद को मिले हुए हैं, ठीक है। ये सारी शक्तियां किसके पास है, संसद के पास। अनुच्छेद 3 के तहत संसद भारतीय क्षेत्र में स्थित वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में अपने साधारण बहुमत से क्या कर सकती है, संशोधन। इसी प्रकार नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है जिसमें राज्यों की सहमति जरूरी है। आगे देखो, किसी अन्य राष्ट्र राज्य को जब कोई अपने राज्य का क्षेत्र किसी समझौते के तहत सौंपना है तब संविधान में संशोधन आवश्यक है। याद रखेंगे, वैसे तो हमें कोई क्षेत्र हमारे राज्य के अंतर्गत मिलाना है या फिर किसी नए राज्य का निर्माण करना है या फिर उसकी कुछ सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो उसमें संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। साधारण बहुमत से ही ये सारी चीजें हो जाती है। परंतु अगर हम बात करें कोई दूसरे राज्य से को हमारा कोई क्षेत्र
किसी दूसरे राज्य को सौंपना हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, भारतीय संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध की बात करें तो यह भी किसके पास है भाई, देखो केंद्र के पास है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। दो स्थितियों में लगता है, भारी आक्रमण, यानी कोई राष्ट्र क्या कर दे, हमारे देश पर आक्रमण कर दे, ऐसी स्थिति में, या फिर देश के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बने तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सरकार संचालन नहीं कर रही है शासन का, और राज्यपाल ऐसी सूचना राष्ट्रपति को देता है, तो उस संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। एक अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, जब वित्तीय संकट पैदा होता है मगर आज तक इतिहास में ये कभी हुआ नहीं है, तो ये अलग से हम पढ़ेंगे विस्तार से, यहाँ केवल हम विशेषताओं की बात करें। उपरोक्त परिस्थितियों में राष्ट्रपति कैबिनेट के लिखित परामर्श से, ये तीन परिस्थितियां 352, 356 और 360, तो केंद्र एकात्मकता की ओर जो झुकाव है उसके बारे में बताया गया है कि केंद्र के लिखित परामर्श से उपरोक्त परिस्थितियों में अनुच्छेद 352, 356 और 360 इनके संबंध में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। कई बार केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए भी इन शक्तियों का क्या करती है, दुरुपयोग करती है। भारतीय संविधान में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अब देखो राज्यसभा में असमान, अनुसूची 4 में राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार देती है। जैसे 50 लाख तक की वाले राज्यों में प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुनकर भेजा जाता है। 50 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वहां प्रति 20 लाख पर एक प्रतिनिधि चुनकर के भेजा जाता है। सर्वाधिक कहां से जाते हैं, यूपी से कितने जाते हैं, 31। राजस्थान से कितने जाते हैं, 10। याद रखोगे, यानी कि अनुसूची जो 4 है वो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। और जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में प्रत्येक प्रांत से 2 व्यक्ति वहाँ का जो दूसरा सदन है, ठीक है, उसमें चुन करके वो जाते हैं। मगर हमारे यहाँ पर जो दूसरा सदन राज्यसभा है तो उसमें जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या जैसे यूपी की है तो वहाँ से सर्वाधिक लोग व्यक्ति चुन करके जाएंगे, है ना, 31। राजस्थान में कितने जाते हैं, 10 राज्यसभा। तो यहाँ पर असमान प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में नामांकित मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति, अब देखो यहाँ पर जो राज्यों की बात कर रहे थे असमान जाते हैं, तो यहाँ राज्यों को समान दर्जा नहीं दिया गया, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों को समान महत्व मिलता है। अब देखिए यहाँ बात करें राज्यसभा में नामांकित मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति। राज्यसभा में नामांकित मनोनीत, आपको पता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। तो और वो कौन कौन से क्षेत्रों से आते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो जिनको होती है, उन व्यक्तियों को, उन 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में मनोनीत करता है। दोहरी नागरिकता नहीं है भारत में, बिल्कुल नहीं है, एकल नागरिकता है। लोक सेवाओं का स्पष्ट विभाजन नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं, बिल्कुल हैं। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र सरकार के पास। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया। अवशिष्ट शक्तियां कौन सी, जो 3 सूचियों में जिनका उल्लेख नहीं है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनके अलावा जो भी विषय हैं वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। और वो किसको प्राप्त है, केंद्र को प्राप्त है। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से। तो ये भी एकात्मकता को दर्शाता है। संघात्मक राज्यों में अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त राज्यों किसके पास होती है, राज्यों के पास। जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में देखा गया है, परंतु भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, जो संविधान को एकात्मक बना दे। कहने का मतलब संघात्मक राज्यों में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है, राज्यों को दी गई है। जैसे अमेरिका की बात कर लें, स्विट्जरलैंड की बात कर लें, मगर भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है, केंद्र सरकार को दी गई है, ठीक है, जो एकात्मकता को दर्शाता है। आर्थिक स्थिति केंद्र की तुलना में राज्यों की क्या होती है, कमजोर होती है। आर्थिक आधार पर भी देखें तो राज्य किस पर निर्भर करते हैं, केंद्र सरकार पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से हमने लगभग कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया था, और इनमें कुछ जो फैक्ट हैं वहाँ से आपके 2-4 प्रश्न तो बनते ही बनते प्रत्येक एग्जाम में। तो इसलिए अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो मैं इसकी पीपीटी आपको सेंड कर सकता हूँ। इसका
मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। वीडियो आपको मेरे को पता अच्छी लगी होगी और इस प्रकार से ही हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे। और एक बात और ध्यान रखें, जितने भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उन सब के MCQ भी हम करवाने वाले हैं, इसलिए आपको अगर ठीक ढंग से तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो हमारा साथ दें, हमारे साथ बने रहें। सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।